साइकिल चलाना, किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना या फिर एग्जाम देना। तो बच्चों, मेरी बात हमेशा याद रखना कि जब तक आप किसी काम को करने में डरोगे, उस काम को कभी भी करने में सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि भाग्य निडर का साथ देता है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। थैंक यू। शुभ प्रभात। टुडेज वर्ड इज लेक, LAKE, जिसका अर्थ होता है झील या सरोवर। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। बच्चों, अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। भारत की प्रसिद्ध झील डल झील श्रीनगर में है। द फेमस इंडियन लेक डल लेक इज इन श्रीनगर। थैंक यू। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत पजी लाभ द डे में आज की पहेली। अगर आपको अपने रुपए एकदम से डबल करने हैं तो आप बताओ क्या करोगे? अगर आपको अपने रुपए एकदम से डबल करने हैं तो आप बताओ क्या करोगे? रुपए को शीशे के आगे रख देंगे तो डबल हो जाएगा। धन्यवाद। सवेरे की नमस्ते। आज का इतिहास में है 1897 में आज ही के दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। देश को स्वतंत्र कराने में नेताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज ही के दिन 1966 में इंदिरा गांधी जी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी जी के पति फिरोज गांधी और पुत्र संजय गांधी और राजीव गांधी थे। आज के लिए इतना। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं लेकर आई हूँ स्पेशल ऑफ द डे। चलिए देखते हैं आज का स्पेशल क्या है। बच्चों, आज है 23 जनवरी। आज ही के दिन सन 1897 में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के अलावा भारत के इतिहास में ऐसे व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया जो एक साथ महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति का अद्भुत खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरुषों नेताओं के साथ बैठकर कूटनीति तथा चर्चा करने वाला हो। नेताजी में सच्चाई के सामने खड़े होने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि का नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया। बच्चों, आज उनकी जयंती पर हम सभी की तरफ से उनको सत सत नमन। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी आधारित है भारत के पूर्वोत्तर राज्य और उनकी राजधानियों पर। प्रश्न नंबर 1, सिक्किम की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यह बहुत ही सुंदर शहर है। कंचनजंगा शिखर की संपूर्ण श्रृंखला की सुंदर दृश्यावली यहाँ से दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 2, असम की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है असम की राजधानी दिशपुर है, जो भारत के असम राज्य के कामरूप महानगर जिले में स्थित एक महानगर है। प्रश्न नंबर 3, मेघालय की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। बच्चों, भारत में सबसे पहले सूर्य इसी प्रदेश में निकलता है। प्रश्न नंबर 5, नागालैंड की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है बच्चों नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। बच्चों, इस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज मैं लाई हूँ बाल गीत, तो फिर गाओ मेरे साथ।
मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी, पर जग बदला बदलेगी एक दिन तकदीर हमारी। उस दिन के ख्वाब सजाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। कल जब तुम आंखें खोलोगे तब होगा उजियारा, खुशियों का संदेशा लेकर आएगा सवेरा प्यारा। मत आस के दीप बुझाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। कहानियों के भंडार से मैं इला गुप्ता आज आपके लेकर आई हूँ कहानी समय नहीं रुकता। इसमें एक मिली नाम की लड़की है जो हमेशा ही स्कूल देर से आती थी। टीचर जी रोज उसे टोकती समझाती, पर वो उठने में हमेशा देर करती और देर से स्कूल आती। अक्सर वो छुट्टी से पहले ही घर भी चली जाया करती थी। पढ़ने में तो वो बहुत तेज थी, अपना काम दोस्तों से लेकर पूरा भी कर लेती थी, मगर समय से न आने की वजह से सुबह की प्रार्थना व विचार हमेशा ही छूट जाते। उसकी इस आदत से टीचर जी भी काफ़ी फिक्रमंद रहती। कई बार उसकी माता जी को बुलाकर भी समझाया गया, मगर वो भी मिली की देर से उठने और आलस करने की आदत से काफ़ी परेशान थी। एक दिन छुट्टी के समय सभी बच्चों को बड़ी मैडम ने बुलाया और खुशखबरी सुनाया कि कल सुबह सभी बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने ले जाया जाएगा। मिली उस दिन भी छुट्टी से पहले ही घर निकल गई थी। दूसरे दिन सुबह सभी बच्चे खूब तैयार होकर समय से आए। टीचर जी ने बड़ी सी गाड़ी बुक करवाई। खूब सारे गुब्बारे लगाकर गाड़ी को सजाया गया। पिकनिक के लिए सभी खुश थे। बड़ी मैडम भी आ गईं। गाड़ी में बैठकर सभी बच्चे हंसते खाते निकले। गाड़ी चल दी। पीछे से मिली रोज की तरह देर से ही आ रही थी। आकर कहती है, अरे अरे सारे बच्चे कहाँ हैं? मैडम भी नहीं है। तभी आया ने उसे बताया कि आज सब चिड़ियाघर पिकनिक गए हुए हैं। तुम रोज देर से आती हो और जल्दी भी चली जाती हो, इसी वजह से छूट गई। अब आज मिली को तो चिड़ियाघर देखने का बहुत ज़्यादा मन था। उसे आज अपनी देर से आने की आदत पर बहुत गुस्सा आया और आगे से उसने ठान लिया कि वह हर काम समय से करेगी और फिर वह उदास मन से घर चली गई। तो बच्चों, आपने देखा कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हर काम अपने सही समय पर ही करना चाहिए, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। और एक बात और बच्चों, जब आप अपने इस समय के बारे में सोच रहे होते हो कि मेरा समय चला गया, तो जब आप अपने गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हो तो उस समय भी आपका समय गुजर रहा होता है। इसलिए समय की कीमत समझो बच्चों। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हम सभी के मन में कई बार ये सवाल जरूर आता होगा कि अमुक व्यक्ति इतना कुछ कैसे कर लेता है। असल में 24 घंटे ही सभी के पास होते हैं और सभी के पास काम के घंटे भी बराबर ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी समय में ज़्यादा काम कर लेते हैं। वो असल में उस काम को सिर्फ करते नहीं बल्कि इंजॉय करते हैं, उसे जीते हैं। उसी काम को स्मार्ट तरीके से बहुत कम एफर्ट लगाकर कर लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक टाइपराइटर पर बैठा आदमी जितनी तेजी से पन्ने लिख लेता है, एक आम आदमी को वही लिखने में घंटों लग जाएंगे। एक भंडारी जितनी देर में 1000 पूड़ियाँ छान लेता है, उतनी देर में तो शायद आम लोग 100 पूड़ियाँ भी ना बना पाए। वो ऐसा कर पाए क्योंकि उसके पीछे उसका स्मार्ट वर्क है। और स्मार्ट बनने के लिए स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। और स्किल आती है लगन, समर्पण और अभ्यास से। हम सभी को अपने शिक्षण कार्य, अपने विषय, अपने शिक्षणेतर कार्यों को स्मार्ट तरीके से करने के लिए स्वयं को स्किलफुल, टैक्टफुल, रिसोर्सफुल और इक्विप्ड बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक कक्षा के लर्निंग आउटकम से जुड़ी हुई गतिविधि के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रेरणा सूची के कक्षा 5 के विषय गणित के एलो कोड M504 के बारे में, जिसमें संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य के विषय में बात की गई है। आज का जो एलो कोड है वो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बारे में समझ की बात की गई है। आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधि हम इसके लिए करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के प्रति समझ बनाने के लिए आपको छात्रों को सबसे पहले अभाज्य, उभयनिष्ठ, अपवर्तक, समापवर्तक इन शब्दों से अवश्य परिचित करा देना चाहिए और इनका किस प्रकार से प्रयोग हम करते हैं यह छात्रों को समझ अवश्य होनी चाहिए, जो कि पिछली कक्षाओं में कराई जा चुकी है। यहाँ जब हम लघुत्तम समापवर्तक के लिए बात करते हैं तो बच्चों को प्राइम फैक्टर्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उदाहरण के रूप में यहाँ ये 3 संख्या दे रखी हैं, 8, 12 और 30, और इसके प्राइम फैक्टर किए हुए हैं। चूँकि शुरुआत में हम सिर्फ गुणनखंड के द्वारा इनका मान ज्ञात करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन संख्याओं के समक्ष जो गुणनखंड लिखे हुए दिख रहे हैं आपको, ये इस प्रकार से हैं कि इनसे छोटे और गुणनखंड इन संख्याओं के नहीं हो सकते। अर्थात जो सबसे छोटा गुणनखंड होता है किसी भी संख्या का, उसे उसका प्राइम फैक्टर कहते हैं। अब एलसीएम यदि आप निकालना चाहते हैं तो इन संख्याओं के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें 2 या 3 या तीनों में जो उभयनिष्ठ हैं उनको अलग से लिखें, फिर जो बची हुई संख्या हैं फैक्टर्स की उनको लिखें और आपस में उनका गुणा कर दें। ये गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा वही इन संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य होगा। सामान्यतया देखेंगे कि यह संख्याएं जिनका हम एलसीएम निकालते हैं उससे बड़ी संख्या होती है या उनमें से किसी बड़ी से बड़ी संख्या के बराबर हो सकती है। ठीक इसी तरह से अब HCF यानी महत्तम समापवर्तक जब निकालते हैं तो जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है हम उनको निकालते हुए और आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं। ये जो संख्या प्राप्त होगी ये महत्तम समापवर्तक होती है और ये संख्या सामान्यतया जिन संख्याओं का हम निकालते हैं उनमें सबसे छोटी होती है। अब यहाँ ये बताना बहुत आवश्यक है कि छात्रों के व्यवहारिक जीवन में इन प्रक्रियाओं का, इन संक्रियाओं का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। सबसे अच्छा तरीका है हम बच्चों को ये बताएं किसी भी कमरे में बड़ी से बड़ी चारपाई कैसे आ सकती है या छोटी से छोटी संख्याएं कैसे हो सकती हैं। जो व्यवहारगत प्रश्न होते हैं उनसे छात्रों को अवश्य परिचित कराएं और जब आप ये सब करा रहे हों तो व्यवहारिक रूप में कक्ष में रखने वाली बड़ी से बड़ी आप डंडी की बात कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी लकड़ी की बात कर सकते हैं, कैसे रखी जा सकती है, उसकी नाप क्या होगी। इस प्रकार के प्रश्नों में एलसीएम और HCF का प्रयोग किया जाता है। संख्याओं को स्पष्ट करते हुए, संख्याओं के प्रति समझ बनाते हुए उन्हें व्यवहारिक जीवन से अवश्य जोड़ें, व्यवहारिक समस्याओं से जोड़ते हुए जरूर विचार करें। जब ये गतिविधि आप करा रहे हों तो छात्रों से उनकी रोचकता का ध्यान रखें और उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को ही करें। तो इस प्रकार से हम इस गतिविधि को करा सकते हैं। कराते रहिए गतिविधियां और हासिल कीजिए प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।